आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। चाहे आपका जो भी परसेंटेज हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, चाहे आप किसी भी कोर्स को कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल कोर्स कर रहे हो, बीटेक कोर्स कर रहे हो, पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, सभी कोर्सेज वाले एलिजिबल है। 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आउट ऑफ स्टेट सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, सभी तरह के लोगों के लिए स्कॉलरशिप बता रही हूँ और कुछ फॉर्म्स तो अभी भी ओपन है, खास करके 12th वालों के फॉर्म्स और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फॉर्म अभी भी ओपन है। ठीक है, क्या उसकी लास्ट डेट रहने वाली है, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि मैम अभी जो फॉर्म ओपन है ना उसके बारे में बताइए आप, ताकि हम लोग अभी अप्लाई कर सके। और हमने अभी अभी 12th पास आउट किया है या हमने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सो कौन सी स्कॉलरशिप हमारे लिए है। तो ये वीडियो बच्चों आप ही के लिए है। मैंने आप लोग के मतलब जो भी रिक्वेस्ट थी उसको कंसिडर करते हुए डेटा इकट्ठा किया और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। कभी कभी हमसे इकट्ठा करने में डिले हो सकता है, लेकिन हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं रहता है। हम लोग चाहते हैं कि समय पे आपको हर वीडियो प्रोवाइड कर सके, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन, कभी कभी थोड़ा सा डिले हो सकता है हमसे। पर फिलहाल हम बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी और वेबसाइट भी बताऊंगी कहां से आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि समय कम है, आपका छूटने ना पाए इसलिए सब कुछ बता डालूंगी। ठीक है, लास्ट डेट आपको पहले ही मैं बता देती हूँ, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। सो अभी आपके पास पर्याप्त समय है डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा करने का और फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जो स्कॉलरशिप मैं बता रही हूँ ये स्पेशली उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और आप उत्तर प्रदेश में ही कोई कोर्स कर रहे हो या उत्तर प्रदेश से बाहर कोई कोर्स कर रहे हो तो सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हो तो आप लोग भी अपने स्टेट का सिमिलरली सोच सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो और उसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कैसे सोचना है दूसरे स्टेट वाले बच्चों को वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल यूपी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यूपी स्टेट की स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन है। किसके लिए ओपन है? 12th वालों के लिए ओपन है, प्लस आपके जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन है। टोटल 4 फॉर्म रिलीज होते हैं यूपी स्कॉलरशिप में। ठीक है, 4 फॉर्म यूपी गवर्नमेंट रिलीज करती है। एक होता है प्री मैट्रिक यानी 9th एंड 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, एक होता है पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। फिर होता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, जिसमें आपका बीएससी, एमएससी, बीए, बीकॉम जो भी मतलब आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं वो आते हैं। फिर होता है पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट यानी कि 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इसके जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट से कर रहे हो तो वो बच्चे यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है वन बाय वन आपको दिखाती हूँ मैं। आपको गूगल पे सर्च करना है, लिखना है यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट का नाम है scholarship.up.gov.in। आप देख सकते हो, मैं आपको लिख के भी बता दे रही हूँ। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, यूपी स्कॉलरशिप टाइप करना है। टाइप करने के बाद पहला ही स्कॉलरशिप का लिंक आएगा, scholarship.up.gov.in। इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखा दे रही हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ऐसी कुछ वेबसाइट आपकी ओपन होगी। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे सेंटर में आप देखोगे तो 4 स्कॉलरशिप के आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। प्री मैट्रिक क्लास 9, 10th, फिर है पोस्ट मैट्रिक इंटर क्लास 11, 12th, फिर है आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी जो भी आप कर रहे हो ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, वो सब लोग यहाँ भर सकते हैं। चाहे आप एमबीबीएस ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप बीडीएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, बीयूएमएस कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीएससी नर्सिंग कुछ भी कर रहे हो, सब लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसमें डिप्लोमा वाले आएंगे या नहीं आएंगे मैं अभी इसके लिए श्योर नहीं हूँ। डिप्लोमा वालों के लिए मैं अलग से जरूर वीडियो बनाऊंगी कि डिप्लोमा वाले किसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिलहाल मैं डिप्लोमा वाले यहाँ एलिजिबल है कि नहीं है इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड स्टेट यानी कि यूपी के आप हो लेकिन यूपी के बाहर से कहीं से आप अगर अपना 11th, 12th या अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप चौथे वाले ऑप्शन पे
सेलेक्ट करोगे। फिलहाल जिसके फॉर्म आए हुए हैं वो आप कैसे पता करोगे, तो आपको लेफ्ट साइड में लेटेस्ट न्यूज़ करके एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, जो भी लेटेस्ट आया होगा यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल में जो लेटेस्ट आया है वो है पोस्ट मैट्रिक इंटर यानी कि 11th-12th वालों के लिए। आपने अगर 11th में कर रखा था तो अच्छी बात है, 12th में भी आप कर सकते हो। फिर आपने अगर ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो आप अप्लाई करोगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले पे, ठीक है। अगर आप इस अपने स्टेट के बाहर लिए हो तो पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट आप अप्लाई करोगे, ठीक। जैसे ही आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा, जिसपे आपका लिखा होगा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, देखो फॉर SC ST जनरल कैटेगरी पहला लिंक है, फिर है फॉर OBC कैटेगरी दूसरा लिंक है, फिर है माइनर कैटेगरी, माइनर मतलब कि जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, यहूदीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब माइनर में आते हैं। सो माइनर वाले चौथे वाले पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्रेश रिन्यूअल। इसका क्या मतलब है समझो। जैसे मान लो आपने 11th में भर रखा था स्कॉलरशिप का फॉर्म और आप 12th में फिर से भरने जा रहे हो, तो आपका वही वाला डेटा यूज आ जाएगा, आपको दोबारा डेटा फिर से डालने की जरूरत नहीं है। तो आप रिन्यूअल पे क्लिक करोगे, 3 स्टेप में आपका फॉर्म भर जाएगा। लेकिन अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो, अब जाके आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो, सो आप रिन्यूअल नहीं कर सकते। आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपने लिया है तो आप रिन्यूअल नहीं करोगे, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लो आपने फर्स्ट ईयर में भरा ही नहीं, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में भरने जा रहे हो, तो भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में भर रखा था, आप सेकंड ईयर में भरने जा रहे हो, तो आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, एक बार आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दूसरी बार करोगे तो रिन्यूअल होगा, पहली बार कर रहे हो तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, बहुत सारी चीजें लगेंगी, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतनी बात? मैंने आपको वेबसाइट बता दिया, किस पे किसको अप्लाई करना है वो भी बता दिया, लास्ट डेट आपको बता दी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपने 12th पास आउट किया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, ड्रॉपर्स बच्चे नहीं कर सकते। जैसे ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद लगे हो नीट की प्रिपरेशन करने और सोच रहे हो आपका स्कॉलरशिप आएगा, नहीं। स्कॉलरशिप तब आता है जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो। कोर्स में एडमिशन चाहे आपने 4 साल बाद लिया हो, उससे कोई मैटर नहीं है, आपने कितना भी ड्रॉप लिया हुआ है उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप किसी कोर्स में हो या नहीं, इससे मैटर है। प्रेजेंट टाइम में आप किसी कोर्स में हो तभी आप उस कोर्स से रिलेटेड स्कॉलरशिप ले सकते हो। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपने कोर्स ज्वाइन ही नहीं किया है, तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, ठीक। सो आपने कितना भी गैप किया, जैसे मान लो मैंने BSc काफ़ी पहले किया था, उसके बाद मैं MSc 4 साल बाद कर रही हूँ, मान लो मैं MSc 4 साल बाद कर रही हूँ, तो भी मुझे MSc की स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रॉप ले लिया था तो अब मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ड्रॉप यहाँ पे मैटर नहीं करता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप कोर्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये मैटर ज़रूर करता है, ठीक। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका 10th 12th की मार्कशीट लगेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपके ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगेगी। सो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उससे पहले की जितनी मार्कशीट है बोर्ड एग्जाम्स की, फाइनल एग्जाम्स की, वो सारी आपकी लगेंगी, ठीक। दूसरे नंबर पे आधार कार्ड लगेगा, लेकिन आधार कार्ड में एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप जिस बैंक अकाउंट में अपना पैसा चाहते हो, खास करके आपके नेम से ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। किसी और के नाम से है तो जल्दी पैसे आने के चांस नहीं होते हैं। आप अपना खुद का अकाउंट लगाओगे, ठीक है, और वो अकाउंट SBI का होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होना चाहिए, तभी स्कॉलरशिप आती है। इसके कुछ नियम कानून है, वो नियम कानून हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बैंक अकाउंट SBI का होना चाहिए, और जो आधार कार्ड है उससे पैसे का लेन देन होना चाहिए, यानी कि NPCI उसका होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड का NPCI है कि नहीं है, तो आप एक बार अपने जिस बैंक से आपने ये कार्ड बनवाया है, मतलब जिस बैंक में खाता खुलवाया, अकाउंट खुलवाया है, उस बैंक पे जाएं और वहां पे NPCI का फॉर्म भर के अपना आधार कार्ड लिंक करवाएं। 1 से 2 दिन की प्रोसेस होती है, आराम से ये हो जाता है। आपको बैंक में जाके थोड़ा 1 दिन का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सो आधार कार्ड का NPCI करवाना पड़ेगा। कहाँ से करवाओगे? बैंक से करवाओगे, जिस बैंक से आपका अकाउंट खुला है, ठीक है।
पहले किसी साइबर कैफे वाले से कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे चेक करा लेना कि आपका एनपीएससीआई से लिंक्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जाके बैंक से करवा लेना, क्योंकि बैंक में तो लंबी लाइन लगानी पड़ती है ना आपको। सो एनपीसीआई आप आधार कार्ड का करवाओ, बिना करवाए आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। सो बैंक से एनपीसीआई कराना होगा। इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड आपका लिंक है बैंक से और उसमें पैसे का लेन देन होता है। आधार कार्ड से कई लोग पैसा निकलवाते हैं, आपने सुना होगा। सो यही वाली बात यहाँ पे हो रही है। और उस आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर भी लिंक्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो जनरली अकाउंट से वो लिंक नहीं होता है। सो बात समझ में आई। आधार कार्ड चाहिए, एनपीसीआई से लिंक्ड होना चाहिए आधार कार्ड। नेक्स्ट आपका बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट भी आपका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक अकाउंट में लेन देन हो ही नहीं रहा है, बहुत पुराना हो गया है, केवाईसी अपडेट ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए और एसबीआई का बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। 10th 12th की मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो तो 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट। इसके बाद आधार कार्ड जो कि एनपीसीआई लिंक्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका लगेगा बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज का फोटोकॉपी लगेगा और वो एसबीआई की पासबुक होनी चाहिए, कोई और नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका फोटोग्राफ लगेगी, ठीक है। फिर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जो कि 1 अप्रैल 2024 के ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, पुराना नहीं चलेगा, आपके पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें कोई करेक्शन की डेट भी नहीं आती है कि आप करेक्शन कर लो, गलती हो गया तो फिर से करेक्ट कर लो, इसमें जल्दी आता नहीं है ये सब चीज़ें। सो इसलिए आप सब कुछ डेटा सही भरे तभी आपके पैसे आएंगे। सो इनकम सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल कहने का मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी, एससी, पीडब्ल्यूडी या आप मतलब ओबीसी कैटेगरी हो, कोई भी ऐसी कैटेगरी हो, माइनर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगेन 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। बाकी लोग का 2-3 साल 4 साल पुराना है तो भी चलेगा, लेकिन आप ये सोचो कि 10 साल 15 साल पुराना है तो वो मत लगाना, ठीक है। 2-3 साल पुराना चलेगा एससी एसटी वालों के लिए खासकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमिसाइल की। डोमिसाइल भी आपसे मांगता है, खासकर जब आप चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, यानी कि पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो आपसे का डोमिसाइल लगना ही लगना है। डोमिसाइल भी 1-2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करो कि 1 अप्रैल 2024 के पुराना डॉक्यूमेंट आपका ना हो तो आपके स्कॉलरशिप आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ करोगे तो जाहिर सी बात है स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वैसे ही भी कम आती है, आप गड़बड़ी करोगे तो आएगी ही नहीं। और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दी जाती है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी इस रीज़न से, ये लोग कोई नोटिफिकेशन नहीं देते हैं। इसलिए अपनी तरफ से सब कुछ सही करके भेजो, स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी, ठीक। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के अंदर तैयार कर सकते हो। मैक्सिमम आपको जितना समय लगेगा वो 1 हफ्ते का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स की आपने फी जमा की होगी, स्कूल पे फीस की आपको रसीद मिली होगी, वो रसीद भी आपकी इसमें लगने वाली है। जो भी आपको कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स के फी की रसीद जो है, रिसिप्ट जिसे आप कहते हो, वो आपकी लगेगी। उस पर आपका पैसा लिखा होता है कि कितने अमाउंट आपने पे किया है, वो अमाउंट आपको भरना पड़ता है और उस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो नंबर्स भी आपको भरने पड़ सकते हैं। क्लियर। सो आपको फ़ी की रसीद आपकी यहाँ पे लगने वाली है। ये सारा जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, सब कुछ फिल कर लोगे, या अगर आप नहीं कर पाते हो तो साइबर कैफ़े वालों से हेल्प लो, साइबर कैफ़े वाले भर के दे देंगे आपको। भरवाने के बाद वो लोग आपको एक कन्फर्मेशन पेज निकाल के देंगे, या आपने खुद भरा है तो उसको पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट उसको करवा लो। करवाने के बाद एक प्रिंट आउट अपने पास रखो और एक प्रिंट आउट प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, उन सब की फोटोकॉपी ले जा करके आपको अपने कॉलेज पे जमा करनी होती है। कॉलेज पे पता कर लेना कि कब तक हमें ये चीज़ें जमा करनी है। कॉलेज पे जमा नहीं करोगे, कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। सो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके समय रहते आपको अपने कॉलेज में जमा करने होते हैं। ऐसा वेट मत करना कि मैं तो 31 दिसंबर को ही जाके जमा करूंगा, ऐसा आप लोग मत करना। स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है उससे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही ले जा करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना, ताकि कॉलेज वाले अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कर दें। कॉलेज वाले जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, चाहे आपने जितना भी अच्छे से भर रखा हो। ये पूरी प्रोसेस है आपके यूपी स्कॉलरशिप मिलने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट डेट फिर से बता दे रही हूँ, 31 दिसंबर है बीएससी एमएससी वालों के लिए और 12th वालों के लिए।
ठीक है, लास्ट डेट 31 दिसंबर है, आप लोग अप्लाई कर दो, अभी काफ़ी समय है। ओके इसी तरह से दूसरे स्टेट वाले भी अपने स्टेट का सर्च कर सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ स्कॉलरशिप, एमपी स्कॉलरशिप, अलग अलग स्टेट का अलग अलग डेट आता है और इसी समय लगभग स्कॉलरशिप के फॉर्म ज़्यादातर स्टेट्स के रिलीज़ होते हैं। सो आप अपने स्टेट का ज़रूर चेक कर लें। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको, क्या आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो? आंसर है नहीं, आप यूपी का नहीं अप्लाई कर सकते, आप अपने स्टेट का अप्लाई कर सकते हो। वहाँ भी आपको सेम ही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, और वहाँ अप्लाई करने की डेट भी लगभग यही रहती है जितनी लगभग यहाँ पे मैंने बताई है। सो आप वहाँ दूसरे स्टेट के बच्चे हो तो दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो। आप बस गूगल पे सर्च करो, नहीं पता है अपने आसपास पे कॉलेज पे पता करो कब फॉर्म आया है, या साइबर कैफ़े वालों से पता करो कि हमारा फॉर्म आया है नहीं आया स्कॉलरशिप का, तो वो लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। हर स्टेट अपनी खुद की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। सो ये चीज़ें आप भर सकते हो, इस चीज़ के लिए आप अपडेटेड रहो। ठीक है, आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो, सबके लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और सब लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं सिवाय गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों के लिए। मतलब जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, बाकी सब एलिजिबल होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वालों को छोड़ के बाकी सब एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। क्लियर है? आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। स्कॉलरशिप में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। एक तो इंस्पायर स्कॉलरशिप, इंडिया की सबसे अच्छी अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो वो इंस्पायर स्कॉलरशिप है। इसके बारे में आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। स्कॉलरशिप्स की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जितने भी तरह की स्कॉलरशिप रिलीज होंगी, जितना मेरे से हो पाएगा उतना ज़्यादा मैं बना के आपको बता दूंगी। लेकिन इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं समय पर सारे 29 स्टेट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप समय समय से चेक करते रहो और आप हमें भी बताते रहो, क्योंकि हमारे और आपके सहयोग से ही बाकी सबका कल्याण हो सकता है। ठीक है, सो आप भी सहयोग करो, मेरे से जितना हो पाएगा, अनूप सर से जितना हो पाएगा, हम दोनों लोग करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।